नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर देवेंद्र बबली और सुनील सागवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं हम दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे, यमुनानगर से है, जो कि जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता से वोट की अपील की है। तो तीसरी बड़ी खबर यमुनानगर से है, जहां 16 साल की किशोरी लापता हो गई। चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, जो कि अंबाला से खबर है, जहां मौसम ने करवट बदल ली है। एक तरफ जहां लोगों को बारिश से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव के कारण लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीर और 4 बड़ी खबरों की, जिसमें हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहली बड़ी खबर में बीजेपी के कुनबे में शामिल हुए हैं 2 दिग्गज नेता, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरी तस्वीर में हम बात करेंगे चुनाव प्रचार में किस तरीके से पार्टियां जुटी हुई हैं। तमाम सारी कवायद जो है लगी हुई है, एड़ी जोटी का जो जोर लगाती हुई सभी राजनीतिक पार्टियां। तीसरी बड़ी खबर यमुनानगर से है, जहां पर एक नाबालिग के गायब होने की खबर है। और चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी हुई चौथी बड़ी खबर है, जहां पर मौसम ने किस तरीके से करवट ली है। चलिए बात पहली बड़ी खबर की करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सागवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि देवेंद्र बबली और सुनील सागवान का वो बीजेपी परिवार में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है। तो तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं, देवेंद्र बबली ने किस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है जेजेपी से अलविदा कहने के बाद। तो वहीं मोहनलाल बड़ौली ने उनका पटका पहनाकर जो है स्वागत अभिनंदन किया है। तो वहीं सुनील सागवान ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं देवेंद्र सिंह बबली। सुनील सागवान ने भी बीजेपी का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और विप्लव देव ने सदस्यता दिलाई। तो तस्वीर देखिए, जिस तरीके से अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही पार्टियों के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए, एक दूसरे जो नेता हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको उम्मीदवार का टिकट नहीं मिलने की कवायद भी लगाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें बड़े परिवार में देवेंद्र सिंह बबली, जो पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनका अपना एक जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे नेता आज शामिल हुए हैं। और संजय कपलाना जी, इनका भी अपना जनाधार है और कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी जिम्मेवारी पर रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है। सुनील सागवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और इनके जो समर्थक आज आए हैं, इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं और इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। इस प्रकार का मन बना के जो आप सब आज शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यमुनानगर पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने जगाधरी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के अशोक कश्यप के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जेजेपी ने जो किया, लोकसभा में जनता ने अपना गुस्सा निकाल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जेजेपी के सभी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने साथ ही कहा कि हरियाणा में हम इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे। फिर आपसे स्पष्ट कर दूं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल रही है और वो उनकी नीतियों की वजह से। जजपा के साथ हमारा गठबंधन है, गठबंधन चुनावी है, इस वजह से है कि हम दोनों मिलकर शक्ति का निर्माण करें। वो भी नौजवान साथी है, मैं भी नौजवान साथी हूं। पिछली बार किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, और ऐसा भी जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, जिस तरह से वो मेंबर्स जा रहे हैं, अगर वो ना भी जाते शायद उनके सारे मेंबर ही चले जाते। तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए शायद उन्होंने फैसला लिया था। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा और कांग्रेस से दूरी बना के हम लोग आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जरिए एक मजबूत विकल्प जो है वो हरियाणा को देंगे। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का पहलवान, मैंने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक हर मामले पे इस मुद्दे को उठाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से देखे बीजेपी का जो कुनवा है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण जो है अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए चेतन, अगर मैं इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करूं तो चुनाव जो है वो दिन पर दिन काफी टफ होता जा रहा है और पार्टी में कद्दावर नेताओं का जो है वो आना जाना एक तरह से तेज शुरू हो गए। आज जो हरियाणा के पूर्व पंचायत मंत्री जो जननायक जनता पार्टी से जो है वो विधायक बने थे साल 2019 में, आज वो कांग्रेस को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं एक दूसरे सांगवान की बात करें तो वो जेलर थे और उनके पिता ने जो है वो सतपाल सिंह सांगवान एक हरियाणा के 3 बार के चरखी दादरी से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो आज उन्होंने भी जो है सुनील सांगवान ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर ली और लग रहा है कि ये दोनों शख्स जो आज ज्वाइन हुए हैं ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लिस्ट आनी है उसमें कहीं ना कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो उनकी चरखी दादरी की बात करें तो बीजेपी अभी तक जो है वो हरियाणा में चरखी दादरी के अंदर अपना खाता नहीं खोल सकी। ऐसा ही अगर हम कुछ बात करें तो टोहाना में जो है वो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जो है वो देवेंद्र सिंह बबली शामिल हुए। पिछले चुनाव की बात करें तो वो करीब 51,000 वोटों के अंतर से जो है वो कहीं ना कहीं वहां से जीते थे। तो एक बड़ी जीत उनको मिली थी और उनको आने से बीजेपी को जो टोहाना में एक वैक्यूम लग रहा था, क्योंकि वहां से जो हरियाणा बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला है वो साल 2014 में जो जीते थे, लेकिन 19 में वो हार गए थे। बाद में करीब 1 साल पहले सरकार बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो ऐसे में टोहाना सीट भी जो कहीं ना कहीं खाली होती हुई दिखाई देती, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली के आने से जो उनको मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, क्या देवेंद्र सिंह बबली उसको पार पाएंगे? क्योंकि इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जाट समुदाय की तरफ से अच्छा जो है विरोध किया जा रहा है और उस विरोध में कितना वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। और देवेंद्र सिंह बबली के बारे में ये भी बता दें कि 2 दिन पहले वो कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली भी गए थे और वहां पर जो है वो जो कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरी है उनसे भी बातचीत की थी, उनसे टिकट मांगने की बात की थी, लेकिन संभवतः उनको जो है टरका दिया गया और उनको टिकट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पर जो बताया जा रहा है कि टोहाना सीट पर कांग्रेस ने जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशांत सिंह को एक तरह से वादा किया हुआ है। निशांत सिंह ने जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है पार्टी छोड़ दी थी, तो उसके बाद से टोहाना सीट को लेकर काफी कसम में थे। और जिस तरीके से देवेंद्र सिंह बबली को बीजेपी में एक तरह से कांग्रेस दरकिनार कर दिया था, तो उसके बाद अब उम्मीद जगी थी कि अब उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर बीजेपी ही बची थी। हालांकि देवेंद्र सिंह बबली ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी सिरसा से कुमारी शैलजा का भी जो वो मतलब समर्थन किया था। प्रत्यक्ष तौर पर हालांकि सामने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कद्दावर जो सबसे नजदीक के कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं में दिलवाया गया। तो वहीं अगर
चंद्रशेखर रावण यानी कि ASP जो आजाद समाज पार्टी उसकी बात करें तो वो हरियाणा में जो है जननायक जनता पार्टी के साथ 20 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही है और यमुनानगर का वो जो है आजकल यमुनानगर और अंबाला के दौरों के ऊपर जो है वो चंद्रशेखर रावण है और चंद्रशेखर रावण को लेकिन ओपी जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से देखिए मोहनलाल बड़ौली ने जिस तरीके से पूरे जोश के साथ में उनका जो स्वागत किया, पटका पहनाया, फिर उनके बाद उनके साथ उन्होंने कहा कि उनके पास अपना एक जनाधार है और जनाधार होने के साथ साथ में लोगों में उनकी जो बढ़ती लोकप्रियता के साथ एक अपना एक वर्चस्व है, क्या उस वर्चस्व का जो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि देखिए उनके पास पहले अनुभव है, उनके पास उनके साथ जो है बीजेपी के साथ में एक जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, उनके साथ सरकार चलाने का भी अनुभव है। और जिस तरीके से जो है क्या ये पूरा जो मामला है किस तरीके से क्या आने वाले चुनाव में इंपैक्ट दिखा पाएगा? देखिए चेतन, शायद इस बात का जवाब मैं ना दे सकूं क्योंकि लोकतंत्र में जनता फैसला करती है। लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट होने के नाते अगर मैं थोड़ा सा क्लोज में आपको बताना चाहूं तो देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से भले बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी से उनको टिकट भी अगर मिल जाती है और वो चुनाव लड़ते तो उनके लिए जीतना इतना आसान जो नहीं होगा क्योंकि टोहाना सीट की अगर हम बात करें तो टोहाना सीट हरियाणा की जाटलैंड के अंदर जो आती है और किसान और पंजाब से लगी हुई एक सीट है और सिख कम्युनिटी का एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर है। तो ऐसे में जिस तरीके से जाट और सिख जो सिख कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का हरियाणा में पूरी तरीके से विरोध कर रहे, तो ऐसे में जो है वो बीजेपी कितना इनका फायदा उठा पाएगी? क्या जो देवेंद्र सिंह बबली है वो अपनी जीत को जो काम जो है वो बरकरार रख पाएंगे? हालांकि पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी से जीतते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने 51,000 वोटरों का अंतर से जो है वो बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को शिकस्त दी थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास भी अब कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचा था। देवेंद्र सिंह बबली को कांग्रेस ने भी जो है वो टिकट देने से जो है इनकार कर दिया था। तो अब ऐसे में दोनों ही एक दूसरे की मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बनके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेशन देंगे और एक दूसरे को पूरे कितना फायदा होता है कितना नहीं होता है ये बात की बात है। लेकिन जहां तक सुनील सांगवान जो जेलर होते थे कल तक उनकी बात करें तो इनके आने से बीजेपी को मुझे सही मायने में एक मजबूती जो आती हुई दिखाई दे रही। चरखी दादरी पर जो अब तक कमल नहीं खिला था शायद वो कमल सुनील सांगवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं खिलाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि चरखी दादरी की जो सीट है वो साउथ हरियाणा में पड़ती है और यहाँ के मुद्दे जो मध्य हरियाणा जो जाटलैंड है या बाकी उत्तरी हरियाणा है उसके इलाकों से अलग है। और यहाँ पर जो पिछले दिनों कांग्रेस नेता केम चौधरी ने भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा था तो उनके जो ससुर थे बंसीलाल जो हरियाणा के करीब 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनका जनाधार आज भी लोगों के बीच में है। तो ऐसे में सुनील सांगवान के पिता सतपाल सिंह सांगवान 3 बार विधायक जो है वो रह चुके हैं। साथ ही वो 2009 से 2014 के बीच में हरियाणा के PWD मंत्री के तौर पर एक कदावर नेता के तौर पर उनकी गिनती थी। बढ़ती उम्र के चलते वो थोड़ा सा चुनाव से दूर थे, लेकिन अब उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है तो हम मान सकते हैं कि चरखी दादरी की सीट से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में डालती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। जी जी बिल्कुल ओपी जी, जिस तरीके से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यमुनानगर की अगर बात करें तो वहां चंद्रशेखर रावण पहुंचे हुए और साथ ही वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए गठबंधन की जो तस्वीर है वो हरियाणा में एक तरीके से नई तरीके से निकल के आ रही है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भी युवा हूं और दूसरी तरफ भी युवा हैं, तो ऐसे में एक युवा जो गठबंधन है वो यहां पर इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा और मैं यहां पर सरकार बनवाने का काम करूंगा। ओपी देखिए चेतन, अगर मैं चंद्रशेखर रावण की हरियाणा बात करूं तो देखिए उनका फिलहाल एक कोई मैंडेट है नहीं। पहली बार हरियाणा की राजनीति में जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर उनका एक तरह से अवतरण मतलब उनका पहला कदम वो रख रहे हैं। हालांकि एक दलित नेता होने के नाते जिस तरीके से यूपी में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी का एक अल्टरनेटिव बनने का काम किया है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा में कितने दलित समुदाय के लोग उनके साथ आते हैं क्योंकि संभवतः एक सनौली सीट लोकसभा सीट से जो चंद्रशेखर रावण शायद वो सांसद हैं और ये सीट पहले जो बसपा की पैठ मानी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने पश्चिमी यूपी के अंदर एक दलित
उसका अल्टरनेटिव जो बक्सा होते थे उसके अंदर जो कहीं ना कहीं भेद करने की उन्होंने कोशिश की है। और वहीं हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5% के आसपास वोट जो है वो बसपा को मिलता रहता है। और जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जेजेपी में इनके साथ गठबंधन करके दलित वोट के अंदर जो है वो एक डिवाइड करने की चाल चली। अब आप देखिए, बड़े मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जेजेपी और इनेलो दोनों एंटी रेवलरी पार्टी है, एक ही परिवार की पार्टी है, दोनों एक दूसरे का ही वोट काटते हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें और एएसपी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी बात करें, तो ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए यार से ज्यादा गठबंधन होता है, मतदान में पता लगेगा कि कौन कितना अपने आप को काबिल कर पाए। तो क्या कहीं ना कहीं अगर कम शब्दों में मैं अगर बात करूं तो यहां पर ये कहीं जेजेपी ने जो गठबंधन किया है, कहीं ना कहीं पार्टी को संभालने के लिए ये तस्वीर, ये गठबंधन की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए चेतन, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई भी रीजनल पार्टी होती है उसके सामने सबसे पहले अपनी जो मान्यता होती है उसको बताने का सवाल होता है, जिसके लिए उसको 6% वोट की जो कहीं ना कहीं जरूरत होती है। और पिछले चुनाव की बात करें तो जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीतकर जो है 13-14% के आसपास जो है वो मत हासिल किए थे। और 10 सीटें जीतने के बाद उनकी पार्टी को जो है वो मान्यता मिल गई थी। और अब सबसे पहले तो ये है कि पार्टी को 6% वोट लेने होंगे और जिसके बाद उनकी जो मान्यता बची रहेगी, ओरिजिनल पार्टी के तौर पर रहेंगे, उनका सिंबल जो है बचा रहेगा। लेकिन ठीक है, जेजेपी के पास अभी अगले विधानसभा चुनाव तक का भी मौका है। लेकिन अगर हम हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की माने तो 2019 के चुनाव में 2019 के विधानसभा की बात करें, फिर 2024 के लोकसभा की बात करें और अब ये चुनाव है, इन चुनाव में अगर इंडियन नेशनल लोकदल अपने 6% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाई तो जो उसकी मान्यता वो छीन जाएगी। और जिस चश्मे के निशान को वो अपना बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो वो छिन सकता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी तो ये होता है कि अपनी मान्यता बताना। और अब ठीक है, अब गठबंधन ने उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया है। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और 20 सीटों पर जो चंद्रशेखर रावण है उसकी पार्टी लड़ेगी। अब देखते हैं, पहली बार जो है वो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना अपने आप को वो साबित कर पाते हैं, इम्पैक्ट वो आने वाले चुनाव में डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी। तो फिलहाल अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यमुनानगर के गांव ताजपुर में खेत में घास काटने गई किशोरी अचानक गायब हो गई और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की की तलाश जारी है। बता दें कि किशोरी के परिजनों ने बताया कि किशोरी दोपहर करीब 2 बजे खेत में घास काटने के लिए घर से निकली थी। कई घंटे बीत जाने के बाद जब लड़की वापस घर नहीं लौटी तो बच्ची की चिंता होने लगी। वहीं बच्ची को ढूंढते ढूंढते खेत तक पहुंचे। यहां लड़की की चप्पल और कपड़े पड़े हुए थे। जांच में पुलिस को लड़की के घर से 10 किलोमीटर दूर बिलासपुर के पास एक मंदिर के पास होने की सूचना मिली। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की टीम तुरंत परिजनों को लेकर बिलासपुर पहुंची, जहां लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग डरी हुई थी और लड़की यहां कैसे पहुंची उसको भी इस बारे में जानकारी नहीं है। सदर यमुनानगर थाना प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि लड़की सकुशल बरामद कर ली गई है, लेकिन आपको बता दें कि लड़की अभी कोई बयान देने की हालत में नहीं है। बच्ची की काउंसलिंग कराने के बाद ही इस मैटर में जानकारी हासिल की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि बच्ची इतनी दूर कैसे पहुंची, लड़की के कपड़े खेत में वहां कैसे पहुंचे, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस मैटर में क्या खुलासा होता है यह पुलिस जांच के सामने आएगा। कंट्रोल रूम से और हमारी ARV से हमें सूचना मिली थी कि ताजकपुरा जो गांव है वहां से एक नाबालिग लड़की है वो दोपहर से गायब है। और जो परिवार वालों ने उसकी तलाश की तो जो ताजकपुर से शमशान घाट रोड है उस पर कपड़े बच्ची के मिले थे, तो जिस पर तुरंत हम सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए थे। डॉग स्क्वाड टीम हमारी और सर्च पार्टियां हमने बुलवा ली थी। DSP साहब मौके पर आ गए थे, तो आसपास हमने तलाश की थी और लड़की के जो माता हैं उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। और उसी आधार पर जब हम कार्रवाई कर रहे थे, आगे कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, तो लड़की यहाँ जटेड़ी गांव है ये बिलासपुर एरिया का, ये इनकी रिलेटिव तो नहीं है, जानकार हैं पहले, क्योंकि जो परिवार था वो यहाँ ही रहता था
वो लड़की इनके घर सकुशल मिली है। बाकी अभी बच्ची की काउंसलिंग कराएंगे, पता चलेगा कि इसके पीछे पूरा क्या माजरा है और क्या कैसे हुआ है। बच्ची ठीक है, सकुशल है, मिली है और ये परिवार इनका आपस में जानकार भी। जी, हम सब बिलासपुर चले गया था। उसको कहा था गाय बांध दिए उधर जंगलों में, घास लाने के लिए नहीं भेजा था। अब पता नहीं उसको क्या मन हो गया, पाप आ गया। जब मैं आते देखा गाय बंधा हुआ भूखे, फिर जाकर गाय को बांध कर फिर उसको खोजने लगा तो सगर उसको फिर यहाँ पे देखा, उसको कपड़ा है यहाँ पे। क्या नाम था आपकी बेटी? उसका बिल्लो नाम था। कितनी उम्र थी? 16 साल की है जी। तो जानकारी कैसे मिली आपको कि यहाँ कपड़े पड़े? जी पूरे उधर से खोजते हुए आया था मैं, तब और आदमी उधर गया था और आदमी इधर से देखा, फिर देखा यहाँ पे कपड़े उपरे है। तो कपड़ा पहचाना उसको, जो इसी का कपड़े है। कपड़े यही डाले हुए थे उसने? हाँ जी, डले हुए थे। चप्पल भी है? हाँ जी, चप्पल ही है। कब गई थी घास लेने, कितनी देर पहले? जी इतने कह सकता हूँ कितने बजे गया था, हमें 9 बजे निकल लिया था यहाँ से बिलासपुर के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। दिन में भीषण गर्मी के बाद राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि बारिश से एक तरफ जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। जलभराव के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। लोग गंदे पानी से होकर बाहर जाने के लिए मजबूर दिखे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नहीं, पर तब तक मैं